अगर मैं आपसे कहूं कि नीट की तैयारी करने वाले बच्चों के वालिदैन की आजमाइश भी कोई कम नहीं होती है। सही। क्योंकि आपने पैसा, उम्मीदें और वक्त लगाया होता है और आप ये जानते हैं कि एक मेडिकल सीट आपके बच्चे की जिंदगी बदल सकती है। सही। वालिदैन की नीयत हमेशा मोहब्बत की ही होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है ना। लेकिन बच्चे पे तब दबाव बनता है जब ये नीयत एक शर्त बन जाती है, जब ये नीयत एक कंडीशन बन जाती है। हर साल लाखों स्टूडेंट्स नीट एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन करते हैं। उनमें से मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स दिन में 10 या 12 घंटे पढ़ते हैं और वो अपनी सोशल लाइफ को बिल्कुल सेक्रीफाइस करते हैं। तो इसलिए पेरेंट्स और टीचर्स को उनके साथ बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस वाबस्ता होती है। लेकिन बहुत कम स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इस नीट एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर पाते हैं। सो द रियल क्वेश्चन इज वर्किंग हार्ड एनफ टू क्वालिफाई दिस एग्जामिनेशन? सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि आर NCERTs enough to qualify this examination? And third most important question कि are coaching centers necessary to qualify this examination? So we sat down with South Kashmir's one of the most influential zoology tutors, Mr. Hilal Baba sir. हिलाल बाबा सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारी दावत को दिल की अथाह गहराइयों से कबूल किया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमें इस प्रोग्राम में इनवाइट किया और आपके सारे व्यूअर्स को हमारी तरफ से प्यार भरा अस्सलाम वालेकुम। थैंक्स अवार्ड। तो सबसे पहला सवाल मेरा आपसे रहेगा कि पेरेंट्स को अपने स्टूडेंट्स के साथ बहुत ज़्यादा उम्मीदें वाबस्ता होती हैं। आप क्या समझते हैं कि उनको कहाँ पे लाइन ड्रा करनी चाहिए, कहाँ पे उनको प्रेशराइज अपने बच्चों को करना चाहिए, या कहाँ पे उनको सपोर्ट करना चाहिए, किस तरीके से सपोर्ट करना चाहिए उनको? जी शाहिद सर, आपने जो सवाल पूछा वो बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल बनता है, खास करके आज के सिचुएशन के हिसाब से, क्योंकि आप जानते हैं रिसेंटली नीट UG का रिजल्ट आया है और अभी काउंसलिंग भी स्टार्ट हो रही है। तो ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा कि पेरेंट्स को कहाँ पे लाइन ड्रा करनी चाहिए बिटवीन सपोर्ट एंड प्रेशराइजिंग देयर चिल्ड्रन। सही। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि नीट की तैयारी करने वाले बच्चों के वालिदैन की आजमाइश भी कोई कम नहीं होती है। सही। क्योंकि आपने पैसा, उम्मीदें और वक्त लगाया होता है और आप ये जानते हैं कि एक मेडिकल सीट आपके बच्चे की जिंदगी बदल सकती है। सही। वालिदैन की नीयत हमेशा मोहब्बत की ही होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वालिदैन हमेशा मोहब्बत की ही नजर से अपने बच्चे को कुछ कहते हैं, कुछ देखते हैं, ठीक है ना। तो वालिदैन की जो नीयत होती है वो हमेशा मोहब्बत की ही होती है। लेकिन बच्चे पे तब दबाव बनता है जब ये नीयत एक शर्त बन जाती है, जब ये नीयत एक कंडीशन बन जाती है। सो आई थिंक सपोर्ट साउंड्स लाइक आर यू एबल टू फोकस। मतलब पेरेंट अपने बेटे से बात करेगा कि आप फोकस कर पाते हैं, तुम्हें किसी चीज की जरूरत तो नहीं है, तो हम क्या आप अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं, चलो आप अपना 100% एफर्ट डाल दो इसमें, अगर नहीं भी हो जाएगा तो भी कोई बात नहीं है। सो दिस इज सपोर्ट। प्रेशर इज समथिंग व्हेन पेरेंट्स सेज दैट वी हैव स्पेंट सो मच ऑन यू। हमारे रिश्तेदार सुनेंगे, हमारे दोस्त सुनेंगे, हमारे और भी लोग सुनेंगे, हमें बेइज्जती होगी अगर क्वालिफाई नहीं हुआ, सो यू हैव टू डू इट एट एनी कॉस्ट। सो दिस इज प्रेशर। सो आई रिक्वेस्ट पेरेंट्स दैट इफ यू स्टार्ट प्रेशराइजिंग योर किड्स, तो वो फोकस के साथ नहीं पढ़ सकते हैं, उनका मेंटल ब्रेकडाउन हो जाएगा। तो ऐसे बच्चे जो पेरेंट्स के सामने सेफ फील नहीं करते हैं, they cannot handle the pressure in the outside world। और जब भी वो किसी भी फील्ड में जाते हैं, लाइफ के किसी भी फील्ड में, नीट UG के बगैर भी, तो वो वहां पे कोलैप्स हो जाते हैं, वो प्रेशर एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं। सो मेरी हम्बल रहेगी सारे पेरेंट्स से कि प्लीज डोंट स्टार्ट प्रेशराइजिंग योर किड्स। ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट रहेगी सारे पेरेंट्स से। और पेरेंट्स से मैं ये कहना चाहता हूं कि बच्चों की सेफ्टी की वजह बनो, क्योंकि अगर आप देखेंगे सर, दुनिया में जो सबसे ज्यादा मुझे लगता है मुकद्दस और सबसे ज्यादा जो क्लोज रिश्ता होता है ना, वो पेरेंट्स और
बच्चों का होता है, चिल्ड्रंस, सही, ठीक है ना। Exactly. सो पेरेंट्स के सामने अगर बच्चा सेफ फील नहीं करता है तो पेरेंट्स बात बात पे उसको कहते हैं कि आपने नहीं किया, आप नाकारा हो, फलानी के बच्चे ने किया, हमने आप पे इतने पैसे खर्च किए, आपने नहीं किया, आप नाकारा हो। तो ऐसे बच्चे क्या काम करते हैं, दे स्टार्ट अवॉइडिंग देयर पेरेंट्स। तो जब ये घर लौटते हैं शाम को, ये अलग कमरे में बैठने लगते हैं, ये पेरेंट्स के साथ बात करना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि पेरेंट्स इनको सेफ्टी देते ही नहीं है, वो प्रेशराइज करते हैं इनको। तो ऐसे बच्चे जब अलोन बैठते हैं कमरे में, सोशल मीडिया पे डिफरेंट टाइप्स का कंटेंट वॉच करते हैं, तो ऐसे बच्चों में डिप्रेशन बढ़ जाता है, एंजाइटी बढ़ जाती है, तो इनमें सुसाइडल टेंडेंसी बढ़ जाती है। तो अल्लाह बचाए, ये कुछ ऐसे कामों की तरफ माइल हो जाते हैं, जैसा कि आप जानते हैं आजकल का दौर कैसा है। तो इसलिए मेरी सारी पेरेंट्स से ये हम्बल रिक्वेस्ट रहेगी कि they should tell their kids, they should tell their children who are preparing for competitive examinations that focus on the preparation and forget about the outcome. Outcome पे focus मत करो, आप effort पे focus करो. So I request parents to be the motivation, to be the support of their children, not their second examiner. Exactly. ठीक है ना। तो पेरेंट्स से और बच्चों से भी मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि अपने पेरेंट्स को वो ओबे करे। अगर पेरेंट किसी काम से उनको रोकता है तो उसमें उनके लिए अच्छाई ही होती है। तो बच्चों को भी अपने पेरेंट्स को मायूस नहीं करना चाहिए, लेकिन पेरेंट्स को भी रेसिप्रोकली बच्चे पे इतना प्रेशर नहीं डालना चाहिए कि जिस प्रेशर के नीचे बच्चा कोलैप्स ही हो जाए। बिल्कुल जी, मैं ये बेहतर समझता हूँ। चलो जज़ाकल्लाह। और दूसरा अहम सवाल ये है कि मतलब रिसेंटली नीट यूजी एग्जामिनेशन कंडक्ट हुआ, पहले एग्जामिनेशन हो गया, फिर री एग्जामिनेशन हो गया। तो उसमें से जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है उन्होंने एक पैटर्न, एक पेपर फ्रेम किया था। आप उसको किस नज़र से देखते हैं? हाउ वुड यू असेस दैट एंड डिड इट मीट द एक्सपेक्टेशंस ऑफ teachers and parents and students? So I would say that it was slightly easier. It was moderate but slightly easier as compared to the NEET UG paper of 2025. तो उससे थोड़ा इजी था, पर्टिकुलरली अगर मैं बायोलॉजी की बात करूं, हाँ, जिसका मैं खुद एक एजुकेटर हूं, बाकी सब्जेक्ट्स का तो मुझे उतना ज्यादा पता नहीं है, बट जैसा कि मैंने सुना डिफरेंट अपने कलीग्स से कि जो नीट यूजी 20 रीनीट, आई थिंक रीनीट यूजी 26 का जो पेपर था, so it was moderate comparatively easier than the NEET paper of 2025. Yes, it met the expectations of students and teachers. Students और teachers ने ऐसा पेपर एक्सपेक्ट किया हुआ था, ठीक है ना। बायोलॉजी की बात करूं तो क्वेश्चंस वर डायरेक्टली आस्क्ड फ्रॉम द लाइन्स ऑफ एनसीईआरटी। हाँ, एक बात थी, बायोलॉजी का पेपर इस बार जो था वो लेंथी था। So the score, the deciding factor for the score was superior accuracy. Superior accuracy ने डिसाइड किया कि आपका स्कोर कितना होगा, क्योंकि करंट आजकल का दौर ऐसा है, आपको अगर पेपर आता भी है बट यू नीड टू हैव द स्पीड एंड द एक्यूरेसी विद व्हिच यू कैन सॉल्व द पेपर। ठीक है ना। अब बहुत सारे हमारे व्यूअर्स, हमारे पेरेंट्स, बच्चे जो मुझे वॉच करते होंगे, उनमें उनके दिमाग में ये सवाल आ सकता है कि हम अपनी स्पीड और एक्यूरेसी को कैसे एनहेंस करें। तो स्पीड और एक्यूरेसी एनहेंस करने का एक ही तरीका है, to appear in as many as mock tests, I mean offline mock tests, not in the online mock tests, क्योंकि offline mock test में आपको बराबर वही एक एनवायरनमेंट मिलता है जो रियल एग्जामिनेशन में मिलता है। जब आप घर बैठ के कोई भी टेस्ट सीरीज देते हैं तो उसमें वो फीलिंग नहीं आती है, रियल एग्जाम की फीलिंग नहीं आती है, ठीक है ना। आपके घर में सारे गैजेट्स आपके सराउंडिंग में होते हैं, यू हैव गॉट चैट जीपीटी, यू हैव गॉट गूगल, जिमिनाई, यू हैव गॉट डिफरेंट सोर्सेज, आप उनको कंसल्ट करके पेपर सॉल्व कर देते हैं एंड यू डोंट हैव द प्रेशर। लेकिन जब आप किसी ऑफलाइन एग्जामिनेशन में बैठते हैं मॉक टेस्ट में, तो वहां आपको बराबर वही फीलिंग आती है जो आपको अपने रियल नीट एग्जाम में फीलिंग आती है। तो जब एक बच्चा ऑफलाइन मॉक टेस्ट देता है, the child gets used to those tests, तो फिर जब उसका रियल एग्जाम आता है तो वो भी वैसा ही एक टेस्ट होता है, उस पर ज्यादा प्रेशर नहीं आता है। तो स्पीड और एक्यूरेसी बढ़ाने का एक ही फार्मूला है, एंड द फार्मूला इज टू अपीयर इन एज मेनी एज मॉक टेस्ट्स एज यू कैन एंड टू रिवाइज द थिंग्स। ठीक है ना। तो मुझे लगता है ये चीज मैं नीट 25 और 26 से पेपर मैंने कंपेयर किया और स्पीड बढ़ाने का यही एक तरीका है। सही जी सर। सो एज यू आर ए ज़ूलॉजी टीचर, या एंड आप बायोलॉजी से वाबस्ता है, सही, तो आपने ये पेपर भी देखा होगा और एम्स में जो पेपर आता है बायोलॉजी का, हाँ वो आता था 2019 से पहले, हाँ आता था, बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर कंपैरिजन की बात करें, इन दोनों पेपर्स को अगर कंपेयर करें तो आपको क्या लगता है, मतलब कौन सा पेपर
टफ आता है और कौन सा मतलब इन कंपैरिजन विद द नीट यूजी एग्जामिनेशन वो टफर आता है या नीट वाला टफर आता है? देखिए शायद सर अगर मैं बायोलॉजी का पेपर कंपेयर करूं, द बायोलॉजी ऑफ एम्स मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट दैट वाज कंडक्टेड बिफोर 2019, इट वाज ऑफ मच हायर स्टैंडर्ड कंपेयर टू द बायोलॉजी पेपर ऑफ नीट यूजी। सही, क्योंकि अगर आप देखेंगे नीट यूजी का जो बायोलॉजी पेपर है दैट इज डायरेक्टली आस्क्ड फ्रॉम द लाइंस ऑफ एनसीईआरटी। ठीक, बट अगर हम एम्स का जो मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट होता था 2019 से पहले, ठीक है ना, अगर उसका बायोलॉजी पेपर आप उठा के देख लें so that paper was asked, the questions of those paper were asked beyond the lines of NCERT, ठीक है ना। so there were lot of clinical correlations जो आजकल के पेपर में आपको नहीं मिलती है। so वो पेपर सॉल्व करने के लिए a student was supposed to read the gold standard books of medical science, बिल्कुल। so वैसा आजकल की केस में नहीं है। so the toughness level of that paper was much higher compared to the toughness level of NEET UG paper. सही, हाँ, and I think the toughness level should increase. I will add one more point. सही, I think the toughness level of the NEET UG examination paper should increase in future. सही, तो आप मुझसे बता देंगे कि क्यों, इसके पीछे क्या रीजन है? जी जी, इसके पीछे रीजन ये है, अगर आप नीट यूजी पेपर की टफनेस लेवल को इंक्रीज करेंगे, ठीक है ना, सो दैट विल हेल्प यू टू डिफरेंशिएट बिटवीन अ स्टूडेंट who understands and a student who memorizes. सही, तो इससे क्या फायदा होगा? इससे ये फायदा होगा that only analytically capable students will gain entry into the medical colleges. तो उसका फायदा ये होगा कि हमारे मेडिकल कॉलेजेस में टॉप नॉच और कैपेबल डॉक्टर्स प्रोड्यूस होंगे। so that will definitely benefit our health sector. क्योंकि अगर आपकी कंट्री में बेस्ट डॉक्टर्स निकलते हैं मेडिकल कॉलेजेस से, तो ट्रीटमेंट बेस्ट होगा हॉस्पिटल्स में। सो यू विल गेट द ब्रिलियंट ब्रेन्स टू गेन एंट्री इनटू द मेडिकल कॉलेजेस अगर हम इस एग्जामिनेशन की टफनेस लेवल को बढ़ा देंगे, ठीक है ना। सो वो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है। तो आई होप दैट इन फ्यूचर द लेवल ऑफ द नीट यूजी एग्जामिनेशन पेपर विल बिकम as tough as it was in the aims what you asked me before 2019, before 7 years ago. तो आपने मॉक टेस्ट की बात की, जी जी, कि अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो मॉक टेस्ट एंटर करते हैं, मॉक टेस्ट या बाकी एग्जामिनेशंस होते हैं, लाइक यूपीएससी होता है, जेकेएस भी होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स इन जनरली क्वेश्चन है कि मतलब स्टूडेंट अपने जो मिस्टेक्स है वो किस तरीके से एनालाइज करे, फिर वो कौन सी टेक्निक है? या देखिए सर, आपने यहाँ पर मॉक टेस्ट्स की बात की, मतलब आई थिंक हाउ इंपॉर्टेंट आर द मॉक टेस्ट्स इन द प्रिपरेशन फॉर नीट यूजी एग्जामिनेशन। सही सर, मैं आपको यहाँ पर एक एग्जांपल देता हूं। अगर एक पेशेंट है, वो डॉक्टर के पास जाता है, सही, तो डॉक्टर उस पेशेंट को कुछ टेस्ट्स रिकमेंड करता है कि आप ये टेस्ट कीजिए। बिल्कुल। सो वंस द पेशेंट गोज फॉर दोज डायग्नोस्टिक टेस्ट्स, सही, और वो टेस्ट्स की रिपोर्ट्स ले आता है, तो रिपोर्ट्स लाने के बाद वो डॉक्टर को रिपोर्ट्स दिखाता है टेस्ट्स के। सही। सो आफ्टर लुकिंग एट द रिपोर्ट्स, डॉक्टर उस पेशेंट को ट्रीट करता है, क्योंकि उन टेस्ट से, उन डायग्नोस्टिक टेस्ट से डॉक्टर को पता चलता है कि एक्चुअली पेशेंट में बीमारी क्या है। आप मुझे बताइए, अगर एक पेशेंट टेस्ट ही नहीं करता है, बिल्कुल, तो डॉक्टर को कैसे पता चलेगा कि पेशेंट में बीमारी क्या है? एग्जैक्टली, तो वो उसको रॉन्ग ट्रीटमेंट देगा, ठीक है ना। तो सेम इज द केस हियर। एक स्टूडेंट एक पेशेंट की तरह होता है, तो टीचर इसका डॉक्टर होता है। बिल्कुल। अगर टीचर को पता ही नहीं कि स्टूडेंट में कहां पर वीकनेस है, सही, तो वो उसका इलाज कैसे कर सकता है? तो मॉक टेस्ट का ये फायदा आता है कि मॉक टेस्ट से हमें बच्चे की वीकनेस पता चलती है। सो आई थिंक दैट मॉक टेस्ट एक्ट एज द डायग्नोस्टिक टेस्ट। सही, इनसे हमें बच्चे की वीकनेस पता चलती है, और जब वीकनेस पता चलती है, हम उन वीकनेसेस पे मेहनत करते हैं। सही, उन्हीं पे ज्यादा फोकस, बच्चा भी मेहनत करता है, पेरेंट भी मेहनत करता है, टीचर भी अपने एफर्ट्स लगाता है। लेकिन वो तब पॉसिबल है जब हमें कमजोरी पता चले। अब कमजोरी पता लगाने का कौन सा बेहतरीन तरीका है कि जब बच्चा एग्जामिनेशन में आ जाए। और वो भी मैं कहता हूं, आई स्ट्रांगली रिकमेंड दैट द चिल्ड्रन शुड ऑप्ट द ऑफलाइन टेस्ट, नॉट द ऑनलाइन टेस्ट व्हाट दे
अटेम्प्ट एट देयर होम। उसको एक जैसा real कि मैंने environment, क्योंकि घर में वो एनवायरनमेंट नहीं मिलता जो ऑफलाइन एनवायरनमेंट मिलता है। ऑफलाइन एनवायरनमेंट में जब आप जाओगे आपसे आपकी घड़ी छीनी जाएगी, मोबाइल फोन छीना जाएगा, आपसे जितने भी गैजेट्स आपके पास होंगे, इवन गाड़ी की चाबी भी छीनी जाएगी या सिक्योरिटी की चाबी छीनी जाएगी। आपके पास कोई फ्रेंड पेरेंट बात करने के लिए नहीं होगा, डिस्टेंस होगी क्लासरूम में, वहां पे प्रॉपर सुपरवाइजर होंगे सुपरविजन पे, तो बराबर वही माहौल होगा, वही प्रेशर होगा जो कहां पर होता है, जो एक्चुअल एग्जामिनेशन में होता है। तो मॉक टेस्ट एक्ट एज डायग्नोस्टिक टूल्स। अगर आपको स्पीड बढ़ानी है, एक्यूरेसी बढ़ानी है, अपना स्कोर अप करना है, देन यू हैव टू अपीयर इन द ऑफलाइन मॉक टेस्ट, देयर इज नो अदर ऑप्शन। सही, बिल्कुल ठीक है सर, बिल्कुल जी। तो अब आते हैं एक अहम सवाल पे। जब हम भी पढ़ते थे, पढ़ा करते थे, तो हमें अपने टीचर्स या बाकी जो एक्सपीरियंस बंदे होते थे वो कहते थे कि NCERTs आर सफिशिएंट। जिन्होंने NCERT क्रैक किया, जिन्होंने NCERT अच्छी तरीके से पढ़ा, तो वो बिल्कुल क्वालिफाई कर पाएंगे। तो आपके हिसाब से NCERT क्या सफिशिएंट है? क्योंकि आजकल तो कंपटीशन बहुत बड़ा है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। क्या NCERT सफिशिएंट है? Sir, NCERT is the foundation for NEET UG, and there is no doubt in it. Because nowadays questions are directly asked within the lines of NCERT. और अगर आप मतलब स्टूडेंट से पूछेंगे, when I start teaching every year, जब मैं ग्रोथ बैच स्टार्ट करता हूँ हमारी अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे, 11th क्लास को हम ग्रोथ बैच कहते हैं। बिल्कुल। ऑन द वेरी फर्स्ट डे पहली लाइन जो मैं बोर्ड पे लिखता हूँ वो मैं लिखता हूँ, इफ यू मिस वन लाइन ऑफ NCERT यू हैव मिस्ड 4 मार्क्स। सही, मतलब ये मेरी एक कोटेशन है, ये मैं हर साल बोर्ड पे लिखता हूं। लेकिन फॉर क्वालिफाइंग नीट यूजी एग्जामिनेशन आई वुड से NCERT इज सफिशिएंट, बट इफ अ स्टूडेंट इज एमिंग फॉर 680 प्लस, बिल्कुल, if a student is aiming for some AIIMS college, extraordinary medical college, then that very student has to go deep inside the lines of NCERT. सही, उसको थोड़ा डीप जाना है, बिल्कुल, कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी के लिए, ठीक है ना। और आगे भी उसका मेडिकल प्रोफेशन उतना ही ब्राइट होगा, बिल्कुल, तो जितनी वो मेहनत लगाएगा इस एंट्रेंस एग्जामिनेशन में। सो फॉर क्वालिफाइंग नीट यूजी आई वुड से इन बायोलॉजी NCERT is enough, but if you are aiming for 680 plus score in NEET UG, then you have to go deep into the lines of NCERT. जी। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स NCERT तो पढ़ते हैं several times, लेकिन वो बहुत ज्यादा गलतियां करते हैं, वो मिस्टेक्स दोहराते हैं। तो उसको टैकल करने के लिए क्या करना चाहिए? अब देखिए, जहां तक मैंने अपना एक्सपीरियंस किया है आज तक, स्टूडेंट स्टडी NCERT लाइक ए नॉवेल, दे मेमोराइज द NCERT, ठीक है ना, बिल्कुल, बट NTA आस्क्स क्वेश्चंस लाइक ए लॉयर। सही, NTA लॉयर की तरह क्वेश्चन पूछता है। मतलब अगर मैं आपसे कोई क्वेश्चन पूछूं, अगर वही क्वेश्चन एक लॉयर पूछेगा ना, उसका मतलब भी वही होगा, लेकिन वो लॉयर का क्वेश्चन होगा, उसका पैटर्न होगा पूछने का, वो आपको कंफ्यूज कर देगा। एग्जैक्ट, ठीक है ना। सो स्टूडेंट्स क्या काम करते हैं, व्हेन दे गो थ्रू द लाइंस ऑफ NCERT, दे मेमोराइज द NCERT। सो डोंट मेमोराइज द थिंग्स, जस्ट क्लियर द कॉन्सेप्ट क्लियर करो। और जब आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी होगी NCERT की, यू कैन हैंडल एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन, वेदर दैट इज टफ क्वेश्चन, वेदर दैट इज easier question, whether that is statement based, whether that is assertion reason type based, you can handle any question, but provided you have studied the concepts of NCERT. इसको मतलब मेमोराइज नहीं करना है। ये बड़ी गलती करते हैं बच्चे कि वो हाँ फैक्ट्स को मेमोराइज करना पड़ता है। NCERT पे जो फैक्ट्स लिखे होते हैं, you have to memorize the facts, लेकिन कंसेप्चुअल क्लियरिटी पे ज्यादा वर्क करना है। सही, क्योंकि एट द एंड अगर हम देखेंगे नीट यूजी में जो डिफरेंस होता है ना, वो कुछ ही क्वेश्चंस का होता है। बिल्कुल, आप मुझे मान के हम एक एग्जांपल लेंगे, कोई बच्चा है 500 मतलब 530 कट हो गया। सही, मैं एक एग्जांपल लेता हूं, अगर 530 कट है, किसी बच्चे के 500 है, सही, इसका मतलब है 30 मार्क्स इसको कम है, तो ये कितने क्वेश्चन हो गए? क्वेश्चन 7-8 क्वेश्चन। सही, तो यही 7-8 क्वेश्चन टफ होते हैं। बिल्कुल, इन टफ क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा इन लाइंस में डीप घुसना पड़ता है, ठीक है ना। डिफरेंस वो जो स्टूडेंट जो क्रैक करता है और जो स्टूडेंट क्रैक नहीं करता, डिफरेंस कुछ ही क्वेश्चंस का होता है, और वो जो 10-20 क्वेश्चन होते हैं ना, वही अच्छी लेवल के क्वेश्चन होते हैं। एक्चुअली वही आपकी एबिलिटी को टेस्ट करते हैं, वो आपकी प्रिपरेशन को टेस्ट करते हैं। बिल्कुल सही। सो कंसेप्चुअल क्लियरिटी इज मस्ट। सही। अब और एक अहम सवाल पे आते हैं कि सेल्फ स्टडी की बात होती है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो रूरल से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, जिनके पास इतने वसाइल नहीं है, रिसोर्सेज तो है लेकिन
उनके लिए प्रॉपर काउंसलिंग नहीं होती। तो आर कोचिंग सेंटर्स नेसेसरी? क्या वो सेल्फ स्टडी के जरिए भी इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर पाएंगे? इज इट रियलिस्टिकली पॉसिबल? देखिए, आई वुड से यस, इट इज पॉसिबल फॉर अ स्टूडेंट लिविंग इन अ रिमोट एरिया कि वो सेल्फ स्टडी करके नीट यूजी का एग्जाम क्वालिफाई करे। इट इज पॉसिबल, इट इज अचीवेबल। सही। बट आई एम सेइंग इट एज अ डेटा, नॉट एज अ मोटिवेशन। ठीक। क्योंकि पॉसिबल है बट इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट, टफ, मुश्किल है। सही। पॉसिबल तो कोई चीज है, अचीवेबल है। मैं ये नहीं कह सकता कि अचीव नहीं कर सकता बच्चा, अचीव कर सकता है। सही। अब आप बोलोगे टफ क्यों है ऐसे बच्चे के लिए? देखो, कोई बच्चा रिमोट एरिया में रहता है, ऑफलाइन टेस्ट सीरीज, ऑफलाइन मॉक टेस्ट का उसको एनवायरनमेंट नहीं मिलता है। तो ये पहली डिफिकल्टी है। दूसरी डिफिकल्टी ये है कि उसको एक कॉम्पिटिटिव माहौल नहीं मिलता। और तीसरी डिफिकल्टी ये है उसके दिमाग में जितने भी डाउट्स पाइल अप हो जाते हैं, मतलब आज डाउट है, कोई बंदा है नहीं जिसको वो पूछेगा मुझे ये डाउट क्लियर करो। तो ये डाउट जो पाइल अप हो जाते हैं ना घर में, सो इट डैमेजेस द प्रिपरेशन। तो ये प्रिपरेशन को खत्म कर देता है, ये प्रिपरेशन की क्वालिटी इरोड कर देता है। सो मुश्किल है बट क्वाइट अचीवेबल। हाँ, मुश्किल, पॉसिबल है, पॉसिबल है। सही। तो अब आपके सामने दो स्टूडेंट्स को रखेंगे, एक है एवरेज स्टूडेंट और दूसरा है स्मार्ट स्टूडेंट। हाँ। तो ये दोनों दिन कहाँ पे डिफर करते हैं? दिन में 10 घंटे पढ़ते हैं, 12 घंटे पढ़ते हैं, लेकिन व्हाट इज द डिफरेंस? वो कैसे अप्रोच करता है पेपर को? और देखो, वो वाला अगर मैं देखूं, जो एक एवरेज लर्नर होता है, एवरेज स्टूडेंट जो होता है, वो एक्यूमुलेट करता है स्टडी आवर्स। वो दिन में 12-14 घंटे पढ़ेगा। आप मुझे बताओ, आप 14 घंटे पढ़ रहे हो लेकिन आपका फोकस नहीं है, बिल्कुल, उसका कोई फायदा नहीं। ठीक है ना? सो आई थिंक जो एवरेज स्टूडेंट्स होते हैं, दे एक्यूमुलेट द स्टडी आवर्स। वो इंप्रेस करते हैं अपने पेरेंट्स को, हम कमरे में बैठे हुए हैं, हम पढ़ रहे हैं 14 घंटे। ठीक है ना? वो अपने रिलेटिव्स को बता देते हैं कि 14 घंटे पढ़ता रहता है मेरा बेटा या मेरी बेटी। ठीक है ना? लेकिन उनका फोकस नहीं है ना। जब फोकस नहीं है तो वो प्रिपरेशन किसी काम की नहीं है। ठीक है ना? और एवरेज बच्चे मॉक टेस्ट क्या है वो स्किप करेंगे, मॉक टेस्ट अवॉइड करेंगे। उन्हें बोला जाएगा टेस्ट दो, वो आती नहीं है टेस्ट देने। ठीक है ना? और एबो एवरेज बच्चा जो एक ब्रिलियंट बच्चा होता है, जिसकी आप बात करती है, जो एक्चुअल में क्वालिफाई करता है या करना चाहता है, उसकी ये खूबी होती है, वो अगर कम ही टाइम पढ़ेगा, 6-7 घंटे पढ़ेगा, लेकिन उसका फोकस बहुत ज्यादा होता है। वो फोकस पे काम करता है, फोकस से पढ़ता है, और वो मॉक टेस्ट कभी अवॉइड नहीं करता। हाँ, बल्कि वो कंपेल करता है, जिस इंस्टीट्यूट में वो पढ़ता होगा या कहीं और पे पढ़ता होगा, वो वहां की मैनेजमेंट को कंपेल करता है कि हमें मॉक टेस्ट ज्यादा ले लो। ठीक है ना? क्योंकि मॉक टेस्ट से वो अपनी कमियों को पूरा करना चाहता है, अपनी वीकनेस जानना चाहता है। तो ये एक बड़ा डिफरेंस है उस स्टूडेंट में जो एक एवरेज होता है और रियल में जो फिर क्वालिफाई कर पाता है। उसमें एक स्ट्रैटेजी होती है, पढ़ने का डिसिप्लिन होता है, फोकस के साथ पढ़ता है, स्ट्रैटेजी बनाता है। और जो एवरेज स्टूडेंट खाली स्टडी आवर्स एक्यूमुलेट करता है, टेस्ट अवॉइड करेगा। ठीक है ना? और यूजुअली फोन देखता रहेगा, ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। फोन की नोटिफिकेशन एक आ गई तो वो स्क्रॉल डाउन करते रहता है, तो 45 मिनट उसी से निकल जाते हैं। ये एक बड़ी प्रॉब्लम है, मुझे लगता है ये बड़ा डिफरेंस है। ठीक। तो अब और एक बड़ी प्रॉब्लम है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो मतलब घर में पढ़ते हैं, वो ऑफलाइन कोचिंग नहीं अटेंड करते हैं, लेकिन देखा ये गया है कि वो लोग ज्यादा मोबाइल फोन के एडिक्शन में शिकार हो गए हैं। तो ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करे, टैकल करे इस तरीके से? मतलब अगर देखिए सर, अगर हम मोबाइल फोन की एडिक्शन के बारे में बात करें ना, तो इट इज वन ऑफ द डिजास्टर्स थिंग्स, बिल्कुल, दैट हैज अफेक्टेड द जनरेशन कॉल्ड जेन ज़ी, जिसको हम जेन ज़ी कहते हैं। अब मैंने इस पे एक लंबा वीडियो भी बनाया है, अब ये पॉडकास्ट बहुत लंबा हो जाएगा अगर मैं वो सारा रिपीट करूं, लेकिन थोड़ा सा मैं इसके बारे में बता दूंगा। इस पर एक किताब लिखी है जोनाथन हाइट ने, और उस बुक का नाम है द एंग्शियस जनरेशन। ठीक है ना? मुझे बताओ, अगर आपके घर में बच्चा है, वो किसी स्कूल में पढ़ता है, छोटा बच्चा है, अब स्कूल वाले बोलते हैं कि इसको हम पिकनिक लेना चाहते हैं, बिल्कुल, किसी दूर दराज मतलब हिल स्टेशन पे। ठीक है, बिल्कुल, लेकिन आप पहले रिसर्च करते हैं कि रास्ता कैसा है वहां जाने का। ठीक है ना? आप ये पता करना चाहते हैं कि वहां पे कोई मतलब बड़ी नदी तो नहीं बहती जिसमें इसको खतरा है बहने का। सही। क्या वहां पे कोई वाइल्ड एनिमल तो नहीं होगा। सही। ठीक है ना? आप ये पूरा रिसर्च करने के बाद आपको पता चलता है कि जिस जगह पे ये स्कूल मुझे कहता है बच्चे को ले जाएंगे,
वहां पे तो रिस्क है, बिल्कुल इसकी लाइफ को रिस्क है, रास्ता खराब है। तो मुझे बताओ क्या आप इस बच्चे को वहां जाने देंगे? नहीं देंगे ना, कभी भी नहीं। तो अगर आप बिना रिसर्च किए अपने बच्चे को पिकनिक के लिए अलाउ नहीं करेंगे, तो बिना रिसर्च किए हुए आप अपने बच्चे को कैसे अलाउ करते हैं कि वो सोशल मीडिया पे रहे, घंटों रहे, और साइकोलॉजिकली इतना वल्नरेबल होने के बावजूद भी वहां मौजूद रहे? सही, एग्जैक्टली, बड़ी बात है। तो इस किताब में इसने मौजूद बनाया है कि 1995 से लेकर 2010 तक पैदा होने वाले बच्चे, जिन्हें हम जेन जी भी कहते हैं, इनके साथ क्या गलत हुआ, यही मौजूद बनाया है। तो इसमें जोनाथन हाइट लिखते हैं कि पेरेंट्स की ओवर प्रोटेक्शन इन द ऑफलाइन वर्ल्ड एंड अंडर प्रोटेक्शन इन द ऑनलाइन वर्ल्ड ने इस जनरेशन को एंग्शियस जनरेशन बना दिया। ठीक है ना? तो देखिए, मोबाइल फोन की जहां तक बात है, जो बच्चे ज्यादा मोबाइल फोन यूज करते हैं, मुझे बता भला वो प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं? एक बच्चा किताबों पे बैठता है प्रिपरेशन करने के लिए, अभी इसने उठा दिया कोई टॉपिक, ठीक है ना, कोई टॉपिक पढ़ने लगा, सपोज कुछ भी पढ़ने लगा, जेनेटिक्स का कोई टॉपिक है, फिजिक्स का कोई टॉपिक है, केमिस्ट्री का कोई टॉपिक है, ठीक है। जब ये टॉपिक पढ़ने लगता है तो फोन पे नोटिफिकेशन आती है। अब नोटिफिकेशन जब इसने देखी तो वहां से स्क्रॉल डाउन करते करते ये 2 घंटे उसी में बिताता है, और वहीं से कोई और कंटेंट वॉच करने लगता है, फिर उसको नींद आ जाती है। तो ऐसे बच्चों में देखा गया है कि इनको सुसाइडल टेंडेंसी ज्यादा है, इनमें एंजाइटी ज्यादा है, स्लीप डिप्राइवेशन ज्यादा है, और इनका ब्रेन डैमेज ज्यादा होता है। तो मोबाइल फोन की एडिक्शन ने बच्चों की क्वालिटी ऑफ लर्निंग को इफेक्ट किया। ये मैं नहीं कहता हूं, अगर आप इंडिया के जितने भी टीचर्स हैं उनसे पूछेंगे तो जो 2029 से पहले बच्चे आते थे पढ़ने, तो उनमें जो लर्निंग कैपेबिलिटी होती थी वो बहुत ज्यादा होती, ठीक है ना, उन्हें शौक होता था पढ़ने का। आजकल के बच्चे बहुत लेथार्जिक हो गए हैं, अब ये मतलब लिखना भी नहीं चाहते हैं, ये वहां से बोर्ड का भी फोटो लेते हैं, बिल्कुल, ठीक है ना। तो ये चीजें डैमेज की एरोड कर रही है हमारी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को। हाँ, मैं ये नहीं कहता हूँ कि विदाउट फोन पॉसिबल नहीं है आजकल के जमाने में, बट स्क्रीन टाइम को रिड्यूस करना चाहिए, पेरेंट्स को देना चाहिए फोन बच्चों को, बट सर्विलांस के तौर पर उनको मॉनिटर करना चाहिए, कम टाइम देना चाहिए, ठीक है ना। तो आजकल आप देखो इतने ज्यादा डिपेंडेंट बन गए हैं बच्चे मोबाइल फोन पर, कैलकुलेटर्स पर, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करना नहीं आती है। आजकल एक बच्चे से बोलो 1.3 into 2.7 नहीं कर पाते, नहीं करेंगे। क्यों नहीं कर पाता है? क्योंकि एनालिटिकल अप्रोच ही चला गया। आजकल अगर बच्चे से कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो अपना ब्रेन कभी नहीं लड़ाएगा, वो चैट जीपीटी से पूछेगा। बिल्कुल। तो मुझे बताओ उसका ब्रेन डेवलप होगा कैसे होगा? क्रिएटिविटी खत्म हो गई। तो नीट यूजी की प्रिपरेशन में सबसे ज्यादा जो ऑब्स्ट्रक्शन है ना, दैट इज एक्सेसिव यूज ऑफ मोबाइल फोन, ठीक है ना। तो मोबाइल फोन यूज करने के बिना भी पॉसिबल है। मोबाइल फोन जब इंटरनेट नहीं था तब भी डॉक्टर्स बनते थे, तब भी टॉपर्स निकलते थे, और उनमें ग्रेट एनालिटिकल अप्रोच होता था। तो ये इरोड करता है प्रिपरेशन के लेवल को। अब मिस्टेक्स की बात हो गई, बहुत ज्यादा हमने उस डिस्कस किया, लेकिन व्हाट आर द बिगेस्ट मिस्टेक्स that a student makes during the preparation of the NEET? I think the biggest mistake that students make is chasing too many sources. सही, बहुत सारे sources चीज करना, बिल्कुल, उससे confusion में आ जाते हैं। So it is better to read one book 10 times than to read 10 books at one time. ठीक है, अच्छा है कि एक ही किताब को 10 बार पढ़ो, उससे आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। दूसरी बड़ी गलती है कि मॉक टेस्ट्स ना देना, ऑफलाइन मॉक टेस्ट्स में अपीयर ना होना। तो ये उन पर वो जो प्रेशर बनता है बाद में, वो प्रेशर रह ही जाता है, तो वो प्रेशर दूर नहीं होता है, इनकी प्रिपरेशन अच्छी से नहीं होती है, ठीक है ना। तो ये 2 बड़ी गलतियां बच्चे करते हैं। और सबसे बड़ी गलती ये करते हैं, इन फिजिक्स दे मेमोराइज द फॉर्मूलाज but they don't know where to apply. सही। And in biology they memorize the things and without working on the concept पे काम नहीं करते, ठीक है ना। सो ये आजकल के बच्चों में प्रॉब्लम है। मुझे लगता है आजकल के बच्चे ज्यादातर एमसीक्यू सॉल्वर्स बन गए हैं। दे वांट टू बिकम एमसीक्यू सॉल्वर्स देन डॉक्टर्स। डॉक्टर बनने से उनको अच्छा लगता है कि एमसीक्यू सॉल्वर ही बने, बिल्कुल सही, ठीक है। हाँ, ये बात है। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो नीट के लिए अपीयर हो गए, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं रही, मतलब एज पर द एक्सपेक्टेशंस। तो आपकी मैसेज उनके लिए क्या रहेगी? सर, एक्चुअली फेलियर्स किल मोर ड्रीम्स। सही। जो डाउट्स है ना, डाउट्स किल मोर ड्रीम्स देन फेलियर्स। जो डाउट से ज्यादा, होपलेसनेस से ज्यादा ड्रीम्स मर जाते हैं।
सही, देन फेलियर्स। बिल्कुल, ठीक है ना। तो ऐसे बच्चे जो अभी रिसेंटली नीट में अपीयर हुए हैं, जिनका रिजल्ट आया हुआ है, ठीक है ना, तो उनके लिए मेरी यही मैसेज रहेगी कि जस्ट कलेक्ट द करेज, गैदर द करेज, ठीक है, कलेक्ट द मोटिवेशन, ठीक है। अगर आपका स्कोर कम हो गया है, अगेन अपीयर इन द ऑफलाइन मॉक टेस्ट, ठीक है ना, जहां पे डाउट्स होंगे टीचर्स के पास जाओ, उनके साथ बात करो, वो डाउट्स अपने क्लियर कराओ, कॉन्सेप्ट अपने बिल्ड करो। जहां पे लगता है कोई कॉन्सेप्ट मुश्किल है, ये समझ में नहीं आ रहा है, किसी की हेल्प ले लो, ठीक है ना, किसी टीचर की हेल्प ले लो, किसी बुक की हेल्प ले लो, तो अगेन से प्रिपरेशन पे लग जाओ, यू विल डू बेटर नेक्स्ट टाइम, आप नेक्स्ट टाइम अच्छा करोगे, ठीक है ना। सो क्योंकि मैं खुद भी साउथ कश्मीर से हूँ, ये जो सारे बच्चे हैं साउथ कश्मीर के ही नहीं, पूरे कंट्री के, बिल्कुल, पर्टिकुलरली पूरे कश्मीर के, JNK के, तो ये हमारे ही बच्चे हैं, कल ये हमारी सोसाइटी को सर्व करेंगे, कल यही हॉस्पिटल्स में होंगे, कल यही इंजीनियर्स होंगे, टीचर्स होंगे, ठीक है ना। तो ऐसे बच्चों के लिए मैं कहता हूं कि जहां पे भी आपको कोई प्रॉब्लम हो, पर्टिकुलरली आई एम टॉकिंग ऑफ माई सेल्फ, आई एम अवेलेबल टू हेल्प देम, ठीक है ना। मैं अवेलेबल हूं उनको हेल्प करने के लिए। वो मेरा नाम गूगल से भी सर्च करते हैं, हिलाल बाबा ज़ोलॉजी, वो सर्च करें, वो मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं किसी भी तरह से, आई एम रेडी टू हेल्प देम। तो होप लॉस करने की कोई बात नहीं है, उनको दोबारा करिए, उनको दोबारा मोटिवेशन कलेक्ट करना है, तो इंशाल्लाह दे विल डू, इंशाल्लाह। तो अब एक आखिरी सवाल कि आप जिस ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करते हैं, तो उन्होंने एक रिसेंटली एक प्रोग्राम लॉन्च किया है कॉल वक्त जी। सो उसके बारे में आप थोड़ा सा हमारे जो नाज़रीन हैं उनको कहेंगे। सर एक्चुअली जो अनअकैडमी है, अनअकैडमी जो है वो नेशनल लेवल पे हर साल एक स्कॉलरशिप टेस्ट अनाउंस करती है, कॉल्ड अनसैट। बिल्कुल। तो इस बार हमने कश्मीर में थोड़ा सा उसका थीम दिया वक्त, वो जो साहिबो सच छम्मे चैनी वक्त में असली छावतम, तो इसका नाम दिया गया वक्त, लेकिन इसकी फुल फॉर्म है विजडम एप्टीट्यूड टैलेंट हंट। सही। So it is not a scholarship test but an opportunity for all the students of Kashmir Valley at a large scale. So what is our commitment to ensure that no student is left behind, no deserving student is left behind due to financial barriers. And I invite all students, parents and educators to be part of this program. And let us build a nation where merit wins over means. ठीक, चलो जज़ाकल्लाह सर, शुक्रिया शुक्रिया आपका भी यहाँ बुलाने का। चलो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।